जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका इंडियन आर्मी पेपर का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। देखो आज के इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। 15 प्रश्न गणित के रहने वाले हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। इससे पहले जितना भी जीके जीएस का क्लास चला है, अगर आप लोग वो क्लास नहीं किए हो तो पता नहीं कि इस दुनिया में जी रहे हो यार। अगर आपका सपना है फौज का वर्दी पहनना ना, तो भाई आप लोग को रेगुलर पढ़ाई करना है। पहले जैसा इंडियन आर्मी का पेपर नहीं हो रहा है, तो इसलिए आप लोग पुराना पूरा का पूरा क्लास करना है। अगर मैथ में आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल जीरो लेवल हो, जोड़ घटाना गुणा भाग भी नहीं आता है, तो बीसू सर मैथ का क्लास एकदम जीरो लेवल से पढ़ाया है। जिस तरह से किसी एप्लीकेशन पर पढ़ाया जाता है, और वो आर्या डिफेंस एकेडमी में कम से कम 6 सालों से पढ़ा रहे हैं और 1000 से अधिक लोगों को फौजी बना चुके हैं। उनके पास 6-7 साल का एक्सपीरियंस है। जो प्रश्न पेपर में पूछा जाता है सिर्फ उसी टाइप के प्रश्न कराते हैं। ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक को लेकर 10 क्लास कराते हैं, 20 क्लास कराते हैं और बहुत ज्यादा करा देते हैं। मतलब पूरा टॉपिक वाइज और बहुत अच्छे से क्लास कराते हैं। तो मैथ का पूरा एक प्ले लिस्ट बनाया हूं, उसमें आप लोगों को चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे करके पूरा का पूरा क्लास आप लोगों को चैप्टर वाइज मिल जाएगा। ठीक है ना। तो जो मैथ का पूरा वीडियो है प्ले लिस्ट में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग जाकर मैथ का क्लास भी करना है। और अगर आपके पास टाइम होगा तब करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है। पेन और कॉपी लेना और एक टाइम बना लेना कि हमको इस टाइम मैथ का क्लास करना है। आज एक क्लास करना, 2 क्लास करना, फिर उसी से रिलेटेड कहीं से प्रश्न खोज कर लाना, मतलब किसी भी किताब से, फिर लगाना, फिर देखना कितना मजा आएगा। कभी कभी किसी किताब में ज्यादा हाई लेवल का प्रश्न दे देता है, एसएससी लेवल का, तो उसमें आप लोगों को उलझने का जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं खुद इंडियन आर्मी का पेपर दिया हूं, मैं खुद मैथ का 15 में से 13 प्रश्न सही किया था और 14वां प्रश्न तुक्के में किया था, लेकिन वो भी सही हो गया। तो मतलब 15 में से 14 प्रश्न में मैथ का सही किया था। 13 तो इतना आसान आया था ना, जिस तरह बीसू सर पढ़ाते हैं सेम उसी तरह से आया था। तो इसलिए आप लोग मैथ का क्लास भी जाकर कर लो। ठीक है ना। चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। और जितना भी जीके जीएस में आप लोगों को बताता हूं ना, 3-4 किताबों में से खोज कर और बीसू सर अपना जो पर्सनल नोटबुक बनाया है उसमें से खोज कर यहाँ पर मैं लिखता हूं। तो इसलिए सभी प्रश्नों को आप लोगों को अपने कॉपी में लिखना है। अगर आप किताब लेकर खोजने लग जाओगे ना, तो भाई खोजते रह जाओगे, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो इसलिए खोजाया मिल रहा है तो कॉपी में लिखते जाओ और पूरे बातों को ध्यान से सुनना। पहला प्रश्न है कि भारतीय सिविल सेवा के संस्थापक माना जाता है लॉर्ड हेनरी लॉर्ड डलहौजी और सर जॉन शोर लॉर्ड कॉर्नवालिस है। तो इसका राइट आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस इज राइट आंसर। भारतीय सिविल सेवा के संस्थापक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। अपने कॉपी में फटाक से लिख लो। और संडे के दिन मैं इसका रिवीजन कराऊंगा तो गलती नहीं होना चाहिए। अगर गलती होगा ना तो फिर देख लेना। ठीक है ना। गलती नहीं होना चाहिए। कोई भी प्रश्न जब करा दे रहा हूं तो संडे के दिन एक दिन रिवीजन करा रहा हूं, उस दिन गलती नहीं होना चाहिए। प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री, ये सब कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री, गोविंद वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। ठीक है ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है ना। ये आप लोग अपने कॉपी में लिख लो। और ये प्रथम गृह मंत्री भी थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक है। तो इसका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस इज राइट आंसर। ध्यान से सुनना। ठीक है ना। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और जनगण मनगढ़ के रचयिता कौन है? तो जनगण मनगढ़ के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है ना। जनगण मनगढ़ के रचयिता कौन है? जनगण मनगढ़ के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। अपने दिमाग में सेट कर लो। और यहां पर दिया है जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है ना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और इसके पीछे वाला प्रश्न था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये वल्लभ भाई पटेल थे। दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। और यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर दिया स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री
और यहाँ पर दिया है कि जवाहरलाल नेहरू, तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। और बाल गंगाधर तिलक से भी एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे, ठीक है ना। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किनका नारा है, तो ये बाल गंगाधर तिलक जी का नारा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड वेटिंग है। ये जो 1857 लिखा गया ना, ये इंडियन आर्मी पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो ये जो 4 वर्ड लिखा गया है 1857, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1857 का क्रांति का संबंध किससे है, तो मंगल पांडे से है, ठीक है ना। मंगल पांडे का नारा क्या था, मारो फिरंगी को, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और यहाँ पर 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये पूछा गया है, तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड वेटिंग है। इसका राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम है। प्रश्न को समझने का कोशिश करना, ठीक है ना। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम है। इससे पहले 2011 के जनगणना से रिलेटेड मैं जितना भी प्रश्न कराया हूं वो प्रश्न थोड़ा आसान टाइप का था, लेकिन ये थोड़ा आप लोग को हार्ड टाइप का लग रहा होगा क्योंकि ये प्रश्न मैं नहीं कराया था। तो आप लोग अपने कॉपी में लिख लो, जो प्रश्न मैं करा चुका हूं उसको मैं बार बार यहाँ पर नहीं न लाऊंगा और उसको मैं हमेशा रिवीजन कराते रहूंगा, ठीक है ना। जो नया प्रश्न आएगा उसको अपने कॉपी में ऐड करते जाना। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम है, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल में ही अर्थशास्त्र का नोबेल अवार्ड 2023 किसे मिला है, तो क्लोडिया गोल्डीन और नरगिस मोहम्मदी, और यहाँ पर दिया है जान फ्रांसे अल्फ्रेड नोबेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोडिया गोल्डीन, ठीक है ना। हाल में ही अर्थशास्त्र का नोबेल अवार्ड 2023 किसे मिला है, तो क्लोडिया गोल्डीन को मिला है, ठीक है ना। अपने कॉपी में आप लोग लिख लेना। और ये जो नोबेल पुरस्कार है ना, इसका जनक किसको माना जाता है, अल्फ्रेड नोबेल को माना जाता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल नहीं किए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीसीएम ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। डीसीएम ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और इनमें से कोई नहीं। देखो ऐसा प्रश्न मैं जब भी लाता हूं तो आप लोगों को थोड़ा नया दिख रहा होगा क्योंकि भाई रणजी ट्रॉफी से संबंधित और भी बहुत सारा मतलब ऐसा वर्ड आता है जो आप लोग बार बार सुनते रहते हो, बार बार सुनते रहते हो और उसी को आप लोग याद करना भी पसंद करते हो। लेकिन ऐसा वर्ड आ जाता है तो ये बार बार सुनते भी नहीं हो और जो बार बार सुनते नहीं हो उसको याद करने का मन ही नहीं करता है, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। तो जो नया वर्ड आ रहा है उसको याद करने का कोशिश करो, ठीक है ना, पुराना तो याद है। तो डीसीएम ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर फुटबॉल हो जाएगा, फुटबॉल इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व विरासत दिवस हमेशा मनाया जाता है 16 अप्रैल, 18 अप्रैल, 14 अप्रैल और 18 जून। तो विश्व विरासत दिवस हमेशा कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रथम आईएएस की परीक्षा कब हुई थी। भारत में प्रथम आईएएस की परीक्षा कब हुई थी। देखो अभी 2-3 दिन पहले मैं जीके का क्लास कराया था, उसमें मैं आप लोग को बताया था कि आईएएस ट्रेनिंग सेंटर कहां पर है। तो आईएएस ट्रेनिंग सेंटर कहां पर है, आईएएस ट्रेनिंग सेंटर मसूरी में है, ठीक है ना, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर कहां पर है, आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर हैदराबाद में है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम आईएएस की परीक्षा कब हुई थी, 1947, 1948, 1949 और 1950 है। तो इसका राइट आंसर 1950 हो जाएगा। 1950 में भारत में प्रथम आईएएस की परीक्षा हुई थी, ठीक है ना। हमारा देश कब आजाद हुआ था, तो 1947 में हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और देश आजाद होने के 3 साल बाद ये अपने भारत में मतलब आईएएस की परीक्षा हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर ये जो 49 लिखा गया ना 1949, तो नाटो का स्थापना 1949 में हुआ था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस शहर में पहला ओलंपिक खेल हुआ था, बर्लिन, एथेंस और सियोल और अटलांटा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर एथेंस हो जाएगा।
एथेंस इज राइट आंसर। किस शहर में पहला ओलंपिक खेल हुआ था? तो एथेंस में पहला ओलंपिक खेल हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बैंकॉक, सियोल में, तेहरान में और दिल्ली में। तो अपना दिल्ली में हुआ था मेरे भाई, दिल्ली इज राइट आंसर। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन दिल्ली में हुआ था, ठीक है ना। ये तो हम लोग के लिए गर्व की बात है। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन दिल्ली में हुआ था। इसमें काफी सारे देश के लोग भाग लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर, 31 जून, 31 मई और 11 जुलाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 31 मई हो जाएगा। 31 मई इज राइट आंसर। प्रश्न है ओटावा किस देश की राजधानी है? ओटावा किस देश की राजधानी है? नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन और कनाडा। ओटावा किस देश की राजधानी है? तो ये कनाडा की राजधानी है। कनाडा इज राइट आंसर। और ये जो नॉर्वे दिया ना, नॉर्वे की राजधानी कहां पर है? तो ओस्लो में है, ठीक है ना। और ये जो स्वीडन दिया है, तो स्वीडन की राजधानी कहां पर है? स्टॉकहोम में है। और जो नोबेल पुरस्कार होता है वो कहां पर दिया जाता है? तो वो स्टॉकहोम में ही दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? तो 1901 से नोबेल पुरस्कार का शुरुआत हुआ था। नोबेल पुरस्कार का जनक किसे कहा जाता है? अल्फ्रेड नोबेल को कहा जाता है। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और 2023 में किसको नोबेल पुरस्कार मिला है अभी मैं आप लोगों को बताया हूं। तो जाकर फटाक से एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है वाटर पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11, 9, 7 और 3 है। तो इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। 7 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, भूपेश बघेल, हेमंत सोरेन और भूपेंद्र पटेल। कौन पागला बोल देता है ना कि भाई यही प्रश्न इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा जाएगा, ये तो बड़ी आसान है, ये तो राज्य के मुख्यमंत्री का नाम पूछा जा रहा है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है क्या? तो मेरे भाई यही सारा प्रश्न तो इंडियन आर्मी का फेवरेट प्रश्न है। आप लोग कोई भी पेपर उठाकर देख लेना, किसी राज्य के राजधानी के बारे में पूछ देगा, किसी राज्य के राज्यपाल के बारे में पूछ देगा, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में पूछ देगा, खेलों के बारे में पूछता है। उसके बाद से जो 2011 का जनगणना हुआ था उससे रिलेटेड इस बार काफी ज्यादा प्रश्न पूछा गया था। 1857 की क्रांति से रिलेटेड पूछा गया था। और जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, तो इन लोगों से रिलेटेड प्रश्न पूछ देता है। जैसे जो इन लोगों का नारा है उन लोगों से रिलेटेड प्रश्न पूछ देता है। यही सब प्रश्न पूछता है ना, इसके अलावा प्रश्न नहीं पूछता है। तो आप लोग परेशान नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है ना, याद रखना। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश का राजधानी कहां पर है? तो हिमाचल प्रदेश का राजधानी शिमला है, ठीक है ना। दूसरा नंबर पर दिया है भूपेश बघेल। तो भूपेश बघेल कहां के मुख्यमंत्री हैं? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और यहाँ पर दिया है हेमंत सोरेन। तो हेमंत सोरेन कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, ठीक है ना। और गुजरात के मुख्यमंत्री, देखो झारखंड का राजधानी कहाँ पर है? झारखंड का राजधानी रांची है। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र पटेल है, ठीक है ना। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? क्लोरोपिन। अभी देखो आप लोगों का सामान्य ज्ञान का प्रश्न समाप्त हो चुका है, ये सामान्य विज्ञान का प्रश्न है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? क्लोरोपिन, नियोप्रीन, आइसोप्रीन और वाइनिल क्लोराइड। इसका राइट आंसर आइसोप्रीन हो जाएगा। आइसोप्रीन इज राइट आंसर। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो इसका राइट आंसर आइसोप्रीन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि तांबे का शत्रु तत्व है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस है। तो तांबे का शत्रु तत्व सल्फर होता है। सल्फर इज राइट आंसर। ये सारा प्रश्न इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी का घनत्व सबसे अधिक किस ताप पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद से -4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है पदार्थ की अतिस्थित द्रव अवस्था है। तो द्रव, गैस, प्लाज्मा और बास आइंस्टीन। इसका राइट आंसर बास आइंस्टीन हो जाएगा। बास आइंस्टीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बंदूक से छोड़ी गई गोली में होती है केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, स्थितिज व गतिज दोनों, नाट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज व गतिज दोनों, ठीक है ना। बंदूक से छोड़ी गई गोली में क्या होती है? स्थितिज व गतिज दोनों ऊर्जा होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है?
मीथेन तथा ब्यूटेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन, एथेन तथा ब्यूटेन और इथेन तथा प्रोपेन। तो इसका राइट आंसर प्रोपेन तथा ब्यूटेन हो जाएगा। प्रोपेन तथा ब्यूटेन इज राइट आंसर। एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है? तो प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है? ऑक्सीजन, नियान, हीलियम और आर्गन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सी गैस का उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन उत्कृष्ट गैस नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीसीजी का उपयोग की रोकथाम के लिए किया जाता है। बीसीजी का उपयोग की रोकथाम के लिए किया जाता है डेंगू, प्लेग, तपेदिक और टाइफाइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर तपेदिक हो जाएगा, ठीक है ना। तपेदिक से बचाव के लिए बीसीजी टीके का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है? फेरो स्टील, हीरा और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, टंगस्टन है। तो इसका राइट आंसर हीरा हो जाएगा। हीरा इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है? तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि मशरूम निम्न में से क्या है? कवक, जंतु, पादप और नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कवक हो जाएगा। कवक इज राइट आंसर। मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि तरल से ठोस में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वापातन, क्वथनांक, हिमांक और विशिष्ट ऊष्मा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हिमांक हो जाएगा। हिमांक इज राइट आंसर। तरल से ठोस में बदलना क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है, ठीक है ना। तरल से ठोस में बदलना हिमांक कहलाता है। ध्वनि का वेग हवा में वेग किस राशि पर निर्भर नहीं करता है? ध्वनि का वेग हवा में वेग किस राशि पर निर्भर नहीं करता है? हवा का ताप, हवा का दाब, हवा का घनत्व और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हवा का दाब हो जाएगा। हवा का दाब इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां हैं? 639, 630, 539 और 650 है। तो मानव शरीर में टोटल 639 मांसपेशियां होती हैं, ठीक है ना। मानव शरीर में 639 मांसपेशियां होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से लंबाई की एसआई इकाई क्या है? वाट, सेल्सियस, माइक्रोन और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर नाट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। बोला गया है निम्न में से लंबाई की एसआई क्या है? तो लंबाई का मीटर होता है, ठीक है ना। इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य विज्ञान का लास्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? ये तो आप लोगों को बताने का जरूरत ही नहीं है। निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? बी प्लस, ओ प्लस, ए बी प्लस और ए प्लस। ये मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं, क्योंकि इतना बार बता चुका हूं। आप लोगों को कमेंट में सिर्फ इसी का आंसर देना है, ठीक है ना। सर्वग्राही और सर्वदाता दोनों का देना है, ठीक है ना। और गूगल बाबा का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेना है। गूगल बाबा का सहारा नहीं लेना है। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। अभी बीसू सर आ रहे हैं मैथ का क्लास कराने के लिए, तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ और मिलते हैं। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। तो अपना जो जीके और साइंस का था, जीके के आपके 15 क्वेश्चन और साइंस के क्वेश्चन आपको नीलेश भाई करा चुके हैं। जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट करता है, मैं हर दिन बताता हूं कि जीके के अंदर क्या उन्होंने 15 क्वेश्चन आपको कराए हैं और उसमें से कुछ करंट का क्वेश्चन भी दे रहे हैं, क्योंकि करंट का क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। और फिर साइंस करा रहे हैं और साइंस के बाद जो पोर्शन आता है मैथ्स का, और मैथ्स के अंदर मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम्स के अंदर जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको करा रहा हूं। तो चलते हैं अपने 31वें क्वेश्चन पर, मतलब इसके पोर्शन का तीसरा पोर्शन मैथ है। 31वां क्वेश्चन क्या कहा कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। क्या कहा? ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में, और दोनों मिल गए तो कितने दिन में करेंगे? तो 12 और 15 का क्या लो आप एलसीएम लो। 12 और 15 का एलसीएम 60 आ गया। अगर आपसे एलसीएम नहीं लेना आता तो आप धीरे धीरे 12 और 15 को काटना शुरू करके देखें। 12 और 15 का एलसीएम आया 60। 12 से ये कट गया 5 बार और 15 से ये कट गया 4 बार और 5 में 4 जोड़ लिया 9। 5 में 4 जोड़ लिया 9, यानी कि
जो काम हो रखा है उनके द्वारा 5 और 4 काम, 5 और 4 9 काम हुआ, 9 काम हुआ और 9 काम का जो पैसा मिला उनको 4500 मिला, 9 काम का 4500 मिला, तो एक काम करने का कितना मिला होगा 4500 का बटा 9 और 9 से कट गया, 9 पंजे 45, तो एक काम करने के 500 रुपए मिले, एक काम करने के 500 मिले, तो बी का हिस्सा पूछ लिया, बी का हिस्सा। ध्यान रखें, अगर ए का पूछता है तो ए का बताना है, अगर बी का हिस्सा पूछता है तो बी का बताना है, तो बी का हिस्सा बताना हमें। बी का कितना मिला आपको 4, बी ने जो काम किया वो 4 काम किया, बी ने जो काम किया वो 4 काम किया और एक हिस्से का मान 500, तो 5 चौक 20 मतलब 2000 रुपये। और 2000 क्या है दोस्तों, ए ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ए 12 दिन, बी 15, 12 और 15 का एलसीएम 60, 12 से ये 5 बार कटा, 15 से ये 4 और 5 में 4 जोड़ दे तो 9 और 9 काम करने का जो पैसा मिला वो 4500 मिला, तो एक काम का 4500 का बटे 9, तो 9 से काट दिया 500, तो एक काम का जो मिला 500 मिला, पूछ क्या लिया बी का हिस्सा और बी ने जो काम किया वो 4 काम किया, तो 4 गुणा 500, तो मतलब 2000, ए ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 18x प्लस 18 और बराबर 9x प्लस 144। 18x प्लस 18 बराबर 9x प्लस 144, तो 18x ये प्लस का 9 इधर आया, बराबर से कोई संख्या इधर जाती है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगी और माइनस है तो प्लस, तो 9x बराबर 144 और ये प्लस का 18 इधर है, जब बराबर से दूसरी साइड गया तो माइनस का 18 हुआ और 18 से 9 गए तो 9x का बराबर 144 से 18 गए, 14 में से 8 गया 6, 3 में से 1 2, तो 126 और x बराबर 126 का बटा 9, 126 का अपॉन 9, 126 का बटा 9 और 126 को क्या किया आपने दोस्तों 9 से काट दिया। 126 को क्या किया 9 से काट दिया, तो 9 एकम 9 और बचा कितना 3 और 6, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो मतलब 14 क्या है दोस्तों आपका सही आंसर 14। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है। देखो औसत आयु दे दिया, औसत आयु दे दी, संख्या की मैंने बताया आपको पहले भी औसत के चैप्टर में, संख्या की औसत से गुणा कर दो, संख्या की औसत से गुणा कर दो तो योग निकल जाएगा। संख्या की क्या किया हमने, औसत से गुणा कर दिया तो योग निकल गया। और संख्या कितनी, 2 लड़के हैं और औसत आयु जो है उनकी 18 वर्ष है, तो 18 का 2 से गुणा किया 36। जब 18 का 2 से गुणा किया तो 36 आ गया। यदि दोनों की आयु का अनुपात 4:2 है, अब अनुपात जो दिया उन दोनों की आयु का जो अनुपात दिया वो दिया 4:2, 4:2 और 4:2 हमारे अनुसार है, लेकिन इसने कहा 36 है, तो 4:2 का योग आ गया 6 और 6 का मान 36, तो 1 का मान 36 का बटा 6 और 36 को 6 से काट दिया 9, 6 बार कट गया, 36 को 6 से 6 6 36, तो 1:1 का मान आ गया 6। और बी के पास इसने पूछा छोटा लड़का, अब आपको 4 और 2 में छोटा कौन सा दिखाई दे रहा, खुद दिख रहा होगा कि 2 क्या है छोटा है, तो छोटे लड़के की आयु किसकी भाई, छोटे लड़के की आयु तो क्या करें आप 2 से 6 की गुणा कर दे, क्यों 1:1 का मान 6 आया, तो 2:1 का मान 6 का दूना 12, तो 12 क्या आया दोस्तों आपका सही आंसर आया, ऑप्शन ए क्या है आपका सही है। संख्या 2 औसत 18, तो योग निकल गया 36, अनुपात दिया 4:2, 4 और 2 का अनुपात दिया 6 और 6 किसके बराबर 36 के, तो 1 36 का बटा 6, तो मतलब 6, 1:1 का मान 6 आया और छोटे लड़के की आयु पूछ ली, छोटे लड़के पर 2 अनुपात हैं, तो 2 गुणा 6 मतलब 12। अगर बड़े लड़के की पूछता तो 4 अनुपात थे, तो 4 छिक्का 24, बड़े की 24 हो सकती थी। ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है कि पूछ क्या लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक विद्यार्थी ने 111 अंक प्राप्त किए, मतलब एक बच्चा है उसने 111 नंबर आए, 111 नंबर आए, लेकिन क्या हो गया 3% से फेल हो गया।
अगर इसको 3% और दे दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, पास। एक बच्चा है 111 नंबर आए और 3% से फेल हो गया, अगर 3% दे दिया जाए तो पास हो जाएगा। और फिर कहा यदि पास का जो पास अंक 40% है, देखो ये पास अंक नहीं, पास का परसेंटेज है 40, पास का परसेंटेज दिया, पास 40% है, तो अब करना क्या है, परसेंटेज को परसेंटेज के पास लेकर आओ भाई आप। 111 40%, ये प्लस का 3 है, इधर गया तो माइनस का 3%, और 40 से 3 घटा तो 37% और 37% का मान 111, तो 1% का मान 111 का बटे 37 और 37 से कट गया 3, तो 1% का मान आया आपका 3। तो इसने कहा कुल कितने अंक थे, तो जो कुल अंक थे वो 100% थे। कुल अंक हमेशा क्या मानना है, 100% मानना है। और 1% का मान 3 आया तो 100% का मान आया 3 का गुणा 100 और 3 को 100 से गुणा किया तो 300 आपका क्या है दोस्तों, सही आंसर ए आपका ऑप्शन क्या है, सही है। एक बच्चा है 111 नंबर आए और 3 नंबरों से क्या हो गया, फेल हो गया। अगर पास का जो परसेंटेज है वो 40% है, ये प्लस का 3% परसेंटेज के साथ गया, इधर प्लस था उधर गया तो माइनस, 40 से 3 गया तो 37%, 1% का मान 111 का बटा 37 और 37 से 3 बार कटा, 1% का मान 3, तो 100%, 3 गुणा 100 तो मतलब 300। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 900 रुपए की राशि ए बी सी में इस प्रकार बांटो, ए अनुपात बी इस अनुपात में हो और बी अनुपात सी 3:5 के अनुपात में हो, तो ए बी सी की राशि बताओ। देखो ए अनुपात बी और अनुपात सी। अच्छा, ए अनुपात दिया 2 अनुपात दिया 2 अनुपात 3, ए का वैल्यू 2, बी का 3 अनुपात दिया और बी का फिर 3 दिया, बी का अनुपात दिया 3 और सी का दिया 5। अब जहां कोई अनुपात नहीं है तो वहां क्या करेंगे, पड़ोसी रख देंगे, मतलब 3 था तो बराबर में 3 रख दिया और यहां भी कोई वैल्यू नहीं तो 3 रख दिया। अब गुणा कर दे, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 का 5 से में 3 पंजा 15, 9 15 और 6। अगर आप काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। देखो 3 से ही वैल्यू कटती है, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 पंजा 15। तो जो पैसा बटना है वो 2:3:5 के अनुपात में बटना है और 2 3 5 जो हो गया टोटल हो गया 10, योग जो हो गया वो 10 हो गया। और हमारे अनुसार तो 10 हुआ, लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा, 900 रुपए। क्वेश्चन ने कहा 900 रुपए, तो 2 3 और 5 बराबर 10 और क्वेश्चन के मान अनुसार है 900, तो एक अनुपात का मान 900 का बटा 10 और 0 से 0 कट गया तो एक अनुपात का मान आ गया 90। एक अनुपात का मान 90, तो इसने कहा संख्या बताओ। क्वेश्चन में आपको सारी नहीं पूछता, एक वैल्यू पूछता है, चाहे तो ए पूछ लगा या फिर बी पूछ लगा या सी। तो करना क्या है, 90 की गुणा आप 2 में करें। जब 90 की गुणा 2 में करें, 90 दूनी 180, 90 की गुणा 3 में करें, 90 की गुणा 3 में करें तो 270, और फिर 90 की गुणा 5 में करें, 90 की गुणा 5 में करें, 9 पंजे 45, 450। तो आपका 180 270 और 450, 180 270 और 450, 450। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों, आपका सही है। ऑप्शन बी क्या है दोस्तों, आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे। 2 और 3, फिर बी दुया दोबारा 3 और 5। जब यहाँ कोई अक्षर नहीं तो हमने बराबर का पड़ोसी लिख लिया और इधर भी 3 लिख लिया। फिर क्या किया, गुणा किया, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 पंजा 15। अब 2 से काट दिया, 3 से काट दिया 2, 3 से 3, 3 से 5। 2 और 3 और 5 का अनुपात हुआ 10 और 10 का मान 900, तो 1 का 900 का बटा 10, 0 से 0 एक अनुपात का मान 90 आ गया। और इसने कहा 2, तो 90 गुणा 2 180, 90 तिया 270 और 90 पंजे 450 दोस्तों आपका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आयत की लंबाई दे दी, आयत की लंबाई दे दी आपको, एक आयत की चौड़ाई 12 मीटर, 12 मीटर चौड़ाई दे दी और लंबाई दे दी 15 मीटर। चौड़ाई दे दी आयत की 12 मीटर और लंबाई दे दी 15 मीटर। तो क्या पूछ लिया आपको, आयत का परिमाप पूछ लिया, आयत का परिमाप।
और आयत का परिमाप होता है इसका चारों भुजाओं का योग। आयत का परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग या फिर 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। और 2 तो हमारे पास 2 है ही, और लंबाई का वैल्यू 15 मीटर और चौड़ाई का वैल्यू 12 मीटर। क्या पूछ लिया आपसे? परिमाप पूछ लिया। लंबाई दे दी 18 मीटर, सॉरी आपका जो लंबाई दी वो 18 मीटर दी, लंबाई जो दी वो आपकी 18 मीटर दी, और चौड़ाई आपकी जो दी वो, लंबाई आपकी 18 मीटर दी और चौड़ाई आपकी 12 मीटर। 18 में 12 को जोड़ दिया 30 आ गया, 30 मीटर, और 30 मीटर का 2 से गुणा करो, 30 का 2 से गुणा करो तो 60 मीटर क्या है दोस्तों आपका सही आंसर। 60 मीटर तो मतलब ऑप्शन डी क्या है दोस्तों आपका सही है। आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, और लंबाई 18 और चौड़ाई 12, 18 और 12 30, 30 का 2 से गुणा 60, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो 18 12 18 12 सभी भुजाओं का योग और सबको जोड़ दो 18 12 30, 18 और 12 30 और 30 60, तो आपका डी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कितने समय में 1200 रुपए 5% प्रतिवर्ष के वार्षिक दर पर 240 रुपए साधारण ब्याज हो जाएगा? अब पूछ क्या लिया? साधारण ब्याज पूछ लिया। कितना? 240। अगर आप सूत्र से करते हैं तो दोस्तों सूत्र लगा लें, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। और साधारण ब्याज दिया 240 रुपये हो जाता है, मूलधन दिया 1200 रुपये, मूलधन दिया 1200 रुपये और दर दिया 5% और समय आपको बताना है, और बटे कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसका बटे 1 मान लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो 240 इज इक्वल टू 12 का 5 में 60 और गुणा समय। और 240 और ये 60 क्या है इधर गुणा में है, इधर आया तो बटे में गया, बराबर समय। जीरो से क्या हुआ? जीरो कट गया और 6 से 4 बार, तो समय आ गया आपका 4 वर्ष। समय आ गया आपका दोस्तों 4 वर्ष। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बट्टा 100। 240 मूलधन 1200, दर 5, समय बताना है, बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 12 का 5 60 आ गया, और 60 गुणा में इधर आया तो बटे में, 0 से 0 और 6 चौक 24, तो 4 वर्ष आपका सही आंसर। एक टीवी का अंकित मूल्य 8000 रुपये है। टीवी पर जो अंकित है वो 8000 रुपये है, जिसको 2 छूट 10% व 20% के साथ बेच दिया। मतलब पहली जो छूट दी वो 10% दी और सेकंड जो छूट दी वो 20% दी। तो इसने कहा टीवी का विक्रय मूल्य बताओ। देखो 8000 रुपये टीवी का मूल्य था, जब 10% की छूट दे दी तो 90% तो दुकानदार ने लिया, जब 10% की छूट दे दी तो 90% तो लिया, और जब 20% की छूट दे दी तो 80% तो शॉप वाले ने लिया और 80% तो लिया। तो क्या किया? 4 जीरो, 2 और 2 4, 1 2 3 और 1 4, 80 गुणा 9 का 8 में 72, 80 का 72 से गुणा किया तो 0, और 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 सत्ती 56 और 1 57, तो 5760 रुपये में क्या किया? दुकान वाले ने उस टीवी को बेच दिया। देखो करे अंकित मूल्य 8000 दिया, 10% की छूट तो 90/100, फिर 20 की छूट तो 80/100, नीचे से 4 जीरो काट दी ऊपर की, तो 80 गुणा 9 8 72, 80 का 72 से गुणा किया तो 5760। ए ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। साधारण ब्याज की, फिर साधारण ब्याज को क्वेश्चन दिया, वार्षिक दर से किसी धन का 2 वर्ष का मिश्र धन, मतलब क्या कहा? 2 वर्ष। अगर मैं किसी से उधारा पैसा लिया तो 2 वर्ष के बाद मैं 2240 रुपये उसको वापस किया। फिर नेक्स्ट क्या कहा? 5 वर्ष का मिश्र धन, 5 वर्ष का मिश्र धन क्या कहा? 2600 रुपये दिया। अब देखो एक चीज देखो, अगर मैंने मजबूरी पड़ी, मैंने किसी से पैसा लिया, लेकिन मैंने बोल दिया उसको भाई मैं 2 साल के बाद तेरा पैसा वापस कर दूंगा, तो मुझे 2240 रुपये देना पड़ेगा उसको।
लेकिन कंडीशन क्या होगी, मेरे पास मजबूरी होगी और मैं पैसा नहीं दे पाया, तो मैंने क्या किया, उसका पैसा 5 वर्ष के लिए रख लिया। लेकिन जब 5 साल के बाद मैं उसका पैसा दूंगा तो मुझे 2600 रुपए देकर मेरा और उसका हिसाब क्या होगा, बराबर होगा। तो इसने कहा मूलधन बताओ, यानी कि पैसा कितना लिया था। अब एक चीज चेक करें आप, पहले 2 साल थे, अब 5 साल हो गए, तो 3 साल बढ़ गए, 3 वर्ष बढ़ गए और पैसा बढ़ गया कितना, 0। 10 में से 4 गया 6, मतलब 2600 से इसको घटा दिया भाई, 2600 से 2400 को घटाया और 5 में से 2 गया 3, 360। 3 वर्ष के अंदर जो पैसा बढ़कर मिला वो मुझे 360 मिला, इसका मतलब 360 रुपए क्या हुआ, ब्याज। जब 3 साल में 360, तो 1 वर्ष के अंदर मिला 360 का बटा 3, 1 2 0, तो 1 वर्ष का आ गया 120, 1 साल का 120 आ गया। और पहली लाइन में माने कि 1 साल में 120 रुपए ब्याज मिले और पहली लाइन में कितने वर्ष थे, 2 वर्ष। जब 1 साल में 120 मिले तो 2240 माइनस कर दो, 2 गुना 120। क्यों किया, क्योंकि 1 साल के अंदर जो मिला 120 मिला और 2 साल के अंदर मिला 240, तो 2240 से माइनस किया 240, 12 दूनी 24, तो आ गया आपका 2000। यानी कि जो मूलधन था, मूलधन जो था वो 2000 रुपए था। 2 वर्ष 2240, 5 वर्ष 2600, 2 वर्ष से यहां पर 3 साल बढ़ गए और पैसा बढ़ गया 360। और जो पैसा बढ़ा भाई, यही क्या है, 3 साल का ब्याज है। और साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल बराबर मिलता है। 3 साल में 300, तो 1 में 360 का बटा 3, 120। और यहाँ कितने, 2 साल हैं, तो 120 दूनी 240, तो 2240 से 240 गए तो बचा 2000। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, देखो क्या कहा, क्रय मूल्य, इसने क्या कह दिया, विक्रय मूल्य का 3/4 है। क्रय मूल्य बोल दिया, विक्रय मूल्य का 3/4। क्या बोल दिया, क्रय मूल्य दे दिया, विक्रय मूल्य का 3/4। तो क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य गुणा में है, का मतलब गुणा है, का मतलब आपका गुणा हुआ, विक्रय मूल्य कहाँ आया, बटे में आया, विक्रय मूल्य, और बराबर 3/4। इसका मतलब क्या है, कोई सामान क्रय तो किया 3 रुपए में और बेच दिया 4 में, मतलब 3 रुपए का सामान लिया और 4 रुपए का क्या कर दिया, बेच दिया। तो 1 रुपया क्या हो गया, बच गया, और 1 रुपया बच गया मुझे 3 रुपए पर, और गुणा 100%। 1 रुपया बच गया मुझे 3 रुपए पर और गुणा 100%। और 100 को जब 3 से काटा, 3 तिया 9, 1 बचा 0, 3 तिया 9, तो ऐसे ही चलते चले जाएंगे, 33.33%। तो ऑप्शन सी क्या है दोस्तों, अपना सही आंसर। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4। का मतलब मैंने गुणा कर दिए हैं, पर नहीं तो एक लाइन और बढ़ती है आपकी। क्रय मूल्य ये गुणा में है, विक्रय इधर आया तो बटे में आया, इसका मतलब क्रय 3 रुपए है और विक्रय 4। मतलब 3 रुपए का सामान खरीदा, 4 का बेच दिया, तो बच गया 1। 1 किस पर बचा, 3 पर, गुणा 100, और 3 से 100 को काटा, 33.33। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित होती है। भाई ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट करता है, क्योंकि ये क्वेश्चन, वैसे तो सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिछले एग्जाम को देखते हुए बन गया कि 9 से कटती कौन सी संख्या है। तो 9 का नियम मैं आपको बता दूं, 9 का नियम, 9 का नियम अगर आपको पता है तो आप संख्या को काट जाओगे। मतलब संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है, संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है, तो संख्या 9 से पूरी, क्या नियम कहा, संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है तो संख्या 9 से पूरी कट जाएगी, 9 से पूरी कट जाएगी। अब कैसे कटेगी आप खुद चेक करें भाई।
कैसे कटेगी आप चेक करें, और चेक जो मोस्टली करना है डी या सी ऑप्शन से आप चेक करें। देखो 5 और 4 9, 5 और 4 9 बना, 9 और 6 15, 15 7 22, 22 और 3 25, 25 में 8 जोड़ो, 25 और 8 आपका 33, 33। 33 क्या है, 9 से काट कर देखो, 9 या 27, 9 चौक 36, नहीं कटता तो ये संख्या 9 से नहीं कटे। 7 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 और 5 26, 26 और 9 35 और 1 36, ये बना 36, और 36 को जब 9 से काटते हैं तो 9 चौक 36, यानी कि सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। संख्या के अंकों का योग करना है, और अगर योग 9 से कट रहा तो संख्या 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहा, 10 20 25 35 और x का औसत दिया 30, तो x का मान देखो, 10 20 25 35 और x, इन सब का जो औसत दिया वो दिया 30, इन सब का जो औसत दिया वो दिया 30। अब क्या करा, जोड़ लिया 10 20 25, सबको जोड़ लिया 35 और प्लस x और बराबर 30, बराबर 30। और 30 में क्या करना, औसत का मतलब जितने पद उतनी गुणा, 1 2 3 4 5, तो इधर क्या करो 5 से गुणा कर दो, तो 10 और 20 30, 30 और 25 और 35 सारा जोड़ दिया तो 90 बना, 90 प्लस x बराबर 30 पंजा 150 और x बराबर 150। ये प्लस का 90 है, जब बराबर से उधर गया तो माइनस का 90 हो गया, और 150 में से 90 गया तो 60, और 60 क्या बना दोस्तों, बी ऑप्शन आपका सही बना। 10 20 25 35 और x सबका जोड़ किया, और जितने पद उतनी गुणा, मतलब 5 पद थे 5 की गुणा, सबका जोड़ किया 90 प्लस x बराबर 150, और x बराबर 150 माइनस 90, और 150 से जब 90 गया तो 60 बचा, और 60 मतलब ऑप्शन बी आपका सही है। 3 टेबल और इसने कहा 2 कुर्सी, 3 टेबल और 4 कुर्सी का मूल्य एक साथ दे दिया 700 रुपए। 3 टेबल और 4 कुर्सी का मूल्य दे दिया 700 रुपए, और पूछ क्या लिया, 9 टेबल और 12 कुर्सी का मूल्य। 9 टेबल और 12 कुर्सी का आपसे मूल्य पूछ लिया, तो करना क्या है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा, एग्जाम में आ चुका है। बस ये देखना है ये इससे कितना गुना है, ये 3 गुना है, ये देखना है 4 तिया 12 3 गुना है, तो अपने इसको भी हमें क्या करना है, 3 गुना करना है, तो 7 तिया 21, 2100 रुपये, 2100 आ गया, कितना 2100, और कुछ भी नहीं करना। अगर ये 4 गुना होता तो उधर भी 4 की गुणा करते, तो मतलब 2100 क्या है दोस्तों आपका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ट्रेन 200 मीटर की दूरी को 10 सेकंड में पार करती है, तो चाल बताओ, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, और 200 मीटर की दूरी, और 200 मीटर की जो दूरी तय करता है वो 10 सेकंड में करता है, 10 सेकंड, तो 0 से 0 कट गया, तो 20 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ गया, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब ऑप्शन चेक करो, आपको किलोमीटर प्रति घंटा दिखाई दे रहा है, मीटर प्रति सेकंड में आंसर नहीं है, तो करना क्या है, इसको चेंज करना है। 20 मीटर प्रति सेकंड को आप किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करो, तो 20 गुना, मीटर छोटा है, बड़े में बदलना है, तो बड़ी वैल्यू ऊपर 18/5, और 5 से 4, 5 चौक 20 और 18 चौक 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऑप्शन सी क्या है दोस्तों आपका सही है। चाल बराबर दूरी बटा समय, 200/10, 0 से 0 कटा, 20 मीटर प्रति सेकंड आया, और 20 मीटर प्रति सेकंड को चेंज किया 18/5, 5 से 4 बार कटा, और 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का अनुपात दे दिया, 2:3 है, अनुपात दे दिया 2:3 है, और लेस है दे दिया इनका, और लेस है दे दिया इसका 120। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, और लेस है दे दिया 120, तो 2 और 3 का हम अपने अनुसार अगर लेस है निकाला तो 6 बनता है। हमारे अनुसार लेस है 6, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 120 है।
आप खुद देख सकते हैं कि 2 और 3 का एलसीएम 6 ही बनता है। कितना बनता है? 6। और लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? 120 है, तो 6 का मान 120, तो 1 का मान 120 का बट्टा 6, तो 1 अनुपात का मान आ गया आपका 20। 1 अनुपात का मान आ गया 20। तो इसके पास, पहली संख्या के पास 2 अनुपात हैं, तो 20 का 2 में गुणा करो, 2 गुणा 20, तो 20 दूना 40। दूसरी संख्या पर 3 अनुपात है, 3 गुणा 20 और 20 दिया 60, तो 40 और 20 आपकी संख्या आ गई। तो ऑप्शन सी क्या है दोस्तों? आपका सही है। अनुपात दिया 2 3, 2 और 3 का अनुपात दिया और लैस है दिया 120, तो 2 और 3 का लैस है निकाला 6, तो 6 का मान 120, तो 1 का 120 बटा 6 मतलब 20। एक अनुपात का मान 20, तो इधर 2 अनुपात है संख्या पे, तो 20 दूना 40, और इधर 3 है, तो 20 दिया 60, 40 और 60 आपका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अपने क्वेश्चन नंबर 46। ये थे आपके 15 क्वेश्चन मैथ्स के जो बार बार रिपीटेड आपके एग्जाम में होते हैं। मैं डिजिट चेंज करके भी दिया हूं क्वेश्चन आपको, और ऐसे ही रेगुलर आपको 15 क्वेश्चन मिलते चले जाएंगे। क्वेश्चन में सीरीज का क्वेश्चन है, श्रेणी का क्वेश्चन है। क्या कहा? 2 से 6 गया, 6 से 18, 18 से 54 गया। नेक्स्ट पूछ लिया आपसे। अब देखो, अगर मैं इसमें 4 जोड़ू, 2 और 4 6, फिर इसमें 18 12 जुड़ रहा है, फिर कुछ और कंडीशन बनने तो अलग सा लेवल बन जाएगा। जब देखो 2 से शुरू हुई, थोड़ी सी बड़ी चली गई सीरीज, और ऑप्शन में भी बड़ी सीरीज है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है। 2 गुणा 3, 2 तिया 6 और 6 तिया 18, 18 तिया 54। अब 54 का 3 गुणा करो, 4 तिया 3 चौक 12 का 2 का, 3 चौक 12 का 2 का हासिल 1, 3 पंजा 15 और 1 16, तो 162 क्या हुआ दोस्तों? 162 मतलब ए ऑप्शन क्या है आपका? सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में होम को, देखो होम का कोड दिया किसी सांकेतिक भाषा में 2541, होम का कोड दिया, और सोप का कोड SHOP, सोप का कोड दिया 8256, होम का कोड दिया, सोप का दिया, और फिर वर्क का कोड दे दिया WORK, वर्क का कोड दे दिया 9573, और आपसे जो कोड पूछ लिया वो पूछ लिया आपसे स्मोक का कोड पूछ लिया SMOKE, स्मोक। होम का जो कोड दिया 2543, सोप का दिया और आपसे वर्क का दिया, और पूछ लिया स्मोक का। अभी हमें करना क्या है? देखो ओ का कोड आप चेक कर लो। देखो ओ यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, और यहाँ भी क्या है? 5। तो यानी कि जो कोड बनना है ऊपर वाली वैल्यू से नीचे का कोड बनेगा। अब देखो एस ये रहा, एस के नीचे क्या? 8 रख दिया। एम वैल्यू में देखो एम ये रहा, एम के नीचे 4, और ओ के नीचे तो हमने कट किया ही था, ओ के नीचे 5। अगर यहाँ ओ के नीचे 5 है, यहाँ ओ के नीचे 7 होता तो कुछ ना कुछ चेंजिंग होता क्वेश्चन में। ये सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछता है। ओ के बाद देखो आप के नीचे दिखा आपको 3, तो 3 लिख दिया, और फिर ई के नीचे आप चेक करो 1, तो 1, 8 4 5 3 1, 8 4 5 3 1, तो ए ऑप्शन क्या है दोस्तों? आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों का सार्थक क्रम लिखो। मतलब शब्दों को क्रम के अनुसार लिखना है, और ये 5 शब्द आपके अनुसार दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, और ये आपका पेपर में भी आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन इंडियन आर्मी में। तो इसने कहा फसल, जड़, तना, बीज और फूल। तो सबसे पहले आपको बताना है क्रम क्या बनेगा। देखो सबसे पहले जो बनता है, सबसे पहले अगर हम भूमि उर्वरा है तो उसमें क्या डालते हैं? बीज। बीज डाल दिया, और बीज डालने पर मतलब 4 नंबर। बीज के बाद क्या बनता है? जड़ या तना। आप खुद आंसर रिप्लाई करेंगे। बीज के बाद कभी भी बीज ऊपरली साइड नहीं चलता, पहले हल्का सा नीचे की साइड चलता है, मतलब एक जड़ का निर्माण करता है, मतलब जड़। और 4 2, अब 4 और 2 कहाँ मिला आपको? एक ही ऑप्शन में मिला, तो सही आपका ऑप्शन बन गया 4 2 3 5 1। ज़्यादा देखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी चले। पहले बना बीज, पहले लिया बीज, बीज से क्या बन गया? जड़, और जड़ से बन गया 3 नंबर तना।
जड़ से क्या बन गया 3 नंबर तना, और तने से क्या बना, जब तना बड़ा हो गया तो चला फिर फूल की साइड, चला फिर फूल की साइड, तो मतलब 5 नंबर। और फूल के बाद मिली हमें फसल, जब फूल आ गई फूल के बाद मिली हमें फसल और 1 नंबर, तो 4 2 3 5 1, 4 2 3 5 1। तो ऑप्शन सी क्या है दोस्तों आपका सही। पहले बीज, बीज से बना जड़, जड़ से बनती है फिर जड़ के बाद फिर ऊपरली तरफ चलता है तना, तने से बना फिर लास्ट में फूल बनेगा, और फूल के बाद लास्ट में सबसे फसल तैयार हो जाएगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आर बी का भाई है, इसने कहा आर जो है वो इस बी का भाई है, और भाई है तो उसके पास प्लस का निशान लगा देंगे, मतलब मेल है तो प्लस और फीमेल है तो माइनस। फिर कहा क्या, अगली बात में कहा आर आई का पति है, जो आर है वो इस आई का पति है, तो मतलब ये माइनस होगी, ये लेडीज होगी। आर पति है किसका, इस आई का। और फिर अगली लाइन में क्या कहा, आई डी की माँ है, जो आई है वो किसी की माँ है, और किसकी, वो डी की माँ है। आई माँ है किसकी, डी की। और फिर नेक्स्ट कंडीशन देखो, डी वाई का भाई है, और जो डी है वो इस वाई का भाई है, तो यानी कि ये दोनों भाई भाई हो सकते हैं या बहन भाई भी हो सकते हैं। फिर इसने पूछ क्या लिया, बी वाई का क्या लगता है। देखो ये इसकी आर की पत्नी आई है, और आई का ये लड़का है, तो ये भी क्या होंगे, इसके बच्चे होंगे। ये क्या होंगे, दोनों के दोनों इसके बच्चे होंगे। ये लड़का या लड़की कुछ भी, ये लड़का है तो ये लड़की हो सकती है, लड़का। और ये मान लो इसका पिताजी, और पिताजी का भाई, पिताजी का भाई, अभी श्योर नहीं है भाई है या बहन, लेकिन ऑप्शन जब नहीं दिया, बहन वाला बुआ वाला ऑप्शन नहीं दिया, तो क्या बन गया, आप वो मान लो आप हो, आपके पिताजी हैं, आपके पापा हैं, और पापा का भाई आपका क्या लग गया, तो आप खुद आंसर दे देंगे, पापा का भाई लग गया हमारा चाचा। चाचा मतलब बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। कथकली केरल, तो कथक कहाँ का। इससे पहले मैं लास्ट क्वेश्चन, जो 50वां क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछा था, उसका आंसर दे दूं। उत्तराखंड मैंने लास्ट क्वेश्चन पूछा था, और उत्तराखंड में वन्य जीव अभ्यारण्य है, उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है जिम कार्बेट। ये कल के क्वेश्चन का आंसर था, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। उत्तराखंड में जो है जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, और इस जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क। और रामगंगा नेशनल पार्क इसलिए है क्योंकि इस जिम कार्बेट के मध्य को जो नदी बह रही है उसका नाम रामगंगा है, और उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया रामगंगा नेशनल पार्क। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, कथकली केरल और कथक किसका, उत्तर प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का या पंजाब का। इन चार में से आपका एक ऑप्शन सही है, वो आपको बताना है। देखो कथकली केरल, केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और केरल के जो मुख्यमंत्री हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है नाम, पी विजयन, पिनरई विजयन बोल सकते हैं। पी विजयन क्या है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो ध्यान रखना है, कथक आपका क्वेश्चन है और इसका आपको रिप्लाई करना है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ये थे दोस्तों आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 15 जीके, 15 साइंस नीलेश भाई ने कराए, 15 मैथ्स के और 5 रीजनिंग के मैंने कराए हैं। इन क्वेश्चन को आप अपनी रफ कॉपी व फेयर कॉपी पर लिखें, और जब आप अपना एक अच्छा सा नोट्स तैयार कर लेंगे उसका मेरे नंबर पर, नीलेश भाई के नंबर पर फोटो भेजें, जिससे क्या होगा, इससे पता लग जाएगा कि आप लोग रेगुलर तैयारी में। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।